हेलो दोस्तों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चैप्टर 3.1 पूरा पढ़ चुके हैं। 3.2 के कुछ सवाल कर चुके हैं, कुछ बचे हुए सवाल आज हम पढ़ेंगे। जो बच्चे आज हमारे इस नए चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दें। और जो अभी तक प्ले स्टोर से एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं भाई मेरे, क्लास समाप्त हो आज की, उसके बाद प्ले स्टोर पर जाइए, एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इससे फ़ायदा आपको यही होगा कि आपको फ्री का क्लास नोट्स मिल जाएगा, फ्री का चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो इससे आप संपर्क कर सकते हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 3.2 पढ़ रहे थे। 3.2 में लोगों ने पढ़ रखा था, पहला ये सवाल ये भी कर लिया था, दूसरा सवाल हो गया था, तीसरे का पहला भी हो चुका, दूसरा भी हो चुका था, तीसरा भी हो चुका था, तीसरे का चौथा सवाल आज हमें पढ़ना है। सवाल नंबर 3 का चौथा नंबर सवाल बहुत बढ़िया और गजब का सवाल है। यह सवाल आपको कक्षा 9 में भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखने को मिला था, लेकिन वहां पर केवल एक शर्त दिया गया था। यहाँ आपको भाई मेरे दो शर्त दिए गए हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सवाल था, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत का मतलब निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब क्या है कि एक नगर है जिसका टैक्सी का जो भाड़ा है वो शुरुआत का नियत है। आप टैक्सी पर बैठ जाइए, आप रुपया कुछ दूरी चले या ना चले तो आपको कुछ निश्चित भाड़ा देना ही देना है, प्लस जितना किलोमीटर आप आगे चलोगे उसका भाड़ा अलग से देना होता है। ये आपको फिक्स उसका जो किराया है वो देना ही देना है। मतलब उस टैक्सी पर बैठ गए तो उतना टैक्सी ने फिक्स कर रखा है कि अगर आप टैक्सी पर बैठते हो तो इतना ही देना देना है, प्लस इसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर हम चलेंगे उसका भाड़ा हम अलग से लेंगे। सवाल का कहने का मतलब ये है। तो वही कह रहा है कि तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी कोई व्यक्ति जो 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया है तो इसमें भाड़ा इसको देना कितना पड़ा, 105। तो 105 रुपये जो भाड़ा दिया गया उसमें दो चीज़ें हैं, एक नियत भाड़ा है, नियत यानी निश्चित, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया है। इधर जो है 10 किलोमीटर ही तो चले हैं तो 10 किलोमीटर का भाड़ा, यानी नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा मिलाकर 105 रुपये बना। नियत भाड़ा जो निश्चित भाड़ा था वो और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा, ये दोनों को जब जोड़ा गया तब 105 रुपये बना। दूसरा अगर तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो जब 15 किलोमीटर चलता है तो इसका मतलब हुआ कि ये 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा 155 रुपये जो है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नियत भाड़ा है और प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो ये मिलाकर 155 रुपये है। तो ज्ञात कीजिए कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। हमें बताना है कि वो निश्चित किराया कितना है और प्रति किलोमीटर का किराया कितना है। और फिर बताना है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़ा का मतलब किराया, चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल में हम वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे कि मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये से हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद सवाल में मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर टैक्सी का नियत लिख दो या निश्चित लिख दो, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये है। टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना रुपया भाई मेरे, 100 रुपये, यानी 100 रुपये आपको देना ही देना। तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर वाई रुपये। यानी आप जितना भी किलोमीटर जाओगे वाई रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना। अगर आप 1 किलोमीटर गए तो आपको देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपये, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपये है, 2 किलोमीटर का 2 वाई हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 3 वाई हो जाएगा, 4 किलोमीटर का 4 वाई हो जाएगा, 5 किलोमीटर का 5 वाई हो जाएगा। ये इस तरीके से भाड़ा पड़ेगा। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि वो जो
व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और जिसके लिए उसको 105 रुपये भाड़ा देना है। तो जो 10 किलोमीटर उसने दूरी तय किया है, टोटल 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 105 रुपये है। तो 105 रुपये कब बना? इसमें निश्चित भाड़ा जुड़ा है, निश्चित भाड़ा हमारा वाई 100 रुपये, और 1 किलोमीटर का भाड़ा जब वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर चला गया, इसे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपये, इसका भी वाई, इसका भी वाई, ये वाई 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 बनेगा, 10 बार आएगा वाई। तो वाई को अगर हम 10 बार जोड़ेंगे तो टोटल ये 10 वाई रूप बन जाएगा। यानी नियत भाड़ा 100 रुपये तो देने देना है, प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 वाई, और इन्हीं दोनों को मिलाकर उसने दिया है 105 रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार हम लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 10y बराबर 105। बताओ भाई मेरे समीकरण को समझ पाए? जब भी कोई व्यक्ति किसी टैक्सी पर बैठता है तो एक फिक्स प्राइस देना होता है, तो फिक्स प्राइस को हमने मान लिया 100 रुपये है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलता उसका वाई रुपये देना होता है। तो यहाँ पर वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई देना है, तो टोटल भाड़ा होगा x प्लस 10 वाई, और ये दे रहा था 105, तो x प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपये। बात समझ गए भाई? दूसरा शर्त भी कुछ इसी तरीके से कह रहा है। दूसरा शर्त कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये देना होता है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या है? अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो इसका मतलब हुआ 100 रुपये तो उसको देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का किराया वाई रुपये है, तो 15 किलोमीटर का किराया 15 वाई, और ये कुल मिलाकर उसने दिया है भाई मेरे 155 रुपये। ये आपका बन गया समीकरण 2। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना। तो भाई समीकरण को हल करने के लिए जो दो मुख्य विधियाँ थी, ग्राफीय विधि था, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के विधियाँ हैं। आपका पहला विधि है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। ये सारी विधियाँ हम पढ़ चुके हैं, और जब भी समीकरण को दिया जाए किसी विशेष विधि का नाम ना दिया हो तो विलोपन विधि से सवाल को हल करें, ये ज़्यादा सही रहेगा, आसान रहेगा कहने मतलब। तो समीकरण 1 को नीचे उतार लेते हैं। देखो समीकरण 1 लिखा x प्लस 10y बराबर का दिया 105। ये समीकरण भाई मेरे आपका 1 है, और यहाँ देखो x बराबर है गुणांक, तो चिन्ह भी समान है, तो इसको यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये सारी बातें हम इसके पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कब घटाने पर लिखेंगे, कब जोड़ने। कुल मिलाकर विलोपन विधि में एक पद हमें विलुप्त करना होता है, शून्य बनाना होता है, और शून्य कोई पद तब बनता है जब उसी के अंकीय मान के बराबर कोई दूसरा मान हो और उसके विपरीत चिन्ह में, अगर ये प्लस में तो दूसरा माइनस में हो, तभी शून्य होता है। तो ये देखो x यहाँ भी x यहाँ, लेकिन चिन्ह समान था, इसलिए घटाने पर लिखे तो इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, ये सरल होकर 0 हो जाएगा। 15y में से 10y अगर घटावेंगे तो भाई मेरे 5y बचेगा, 155 में से 105 घटाएंगे तो आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो ये कुछ इस तरीके से y का मान निकलेगा। तो आपका निकला क्या? 5y बराबर 50। तो y का अगर हम मान निकालें तो y बराबर आपका आ जाएगा 50/5। ये सरल होकर 5 दाम 50, y बराबर 10 आ जाएगा। ये y का मान निकल आया। इसका मान निकला y का। अब ये जो y का मान आया है इसको आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ चलिए 1 में ही रख देते हैं। लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं y का मान तो क्या होता है देखते हैं। x प्लस 10 y लिखा तो x तो रहेगा प्लस 10 y के स्थान पर आप 10 लिखोगे, बराबर का 105, बराबर का 105। समझ पा रहे हो? ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके, x प्लस 10 दाम 100 बराबर 105। x का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100। 105 में से अगर आप 100 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, तो x का मान आ गया आपका 5। यानी जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका 10 रुपये है। अतः
टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ₹1 माना गया था, तो x का मान आया ₹5। यानी आपको टैक्सी में अगर बैठ गए तो ₹5 देना ही देना है। अगर टैक्सी चलती है तो ₹10 प्रति किलोमीटर के हिसाब से और देना पड़ेगा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹10। चूंकि ₹y माने थे तो y का मतलब आया 10, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है ₹10 और टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो आपका ₹5 आया। इसके बाद और देखो, ये यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया भाई मेरे। आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी व्यक्ति जो है वो अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को 25 किलोमीटर, इसलिए व्यक्ति को 25 किलोमीटर व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा बराबर। तो जब ये व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसे कितना किराया देना है ये पूछ रहा है। तो ये ₹5 तो फिक्स है, ये तो देना ही देना है। और 1 किलोमीटर का किराया ₹10 है, तो 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 गुणे 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 25 दाम 250, टोटल वैल्यू आ जाएगा ₹255। यानी अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे भाई मेरे ₹255 किराया जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया ₹10, तो 25 किलोमीटर का किराया 250, सीधा सीधा आ गया। प्लस ₹5 जो अतिरिक्त किराया, जो नियत किराया है, निश्चित किराया, फिक्स किराया है, वो तो देना ही देना। तो 250 तो हुआ उसका 25 किलोमीटर का किराया, प्लस टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 5, तो टोटल आपका हो जाएगा ₹255। समझ पाए भाई? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बताओ, और नहीं दिक्कत है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बढ़ जाए। चलो चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अगले सवाल की तरफ बढ़े अगर हम, अगला सवाल कह रहा है तीसरे का पांचवा, ये अभ्यास 3.2 चल रहा है भाई मेरे, दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण अभ्यास 3.2 का ये सवाल नंबर तीसरे का पांचवा पढ़ रहे हैं हम। तीसरे का पांचवा भी गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है। और भाई मेरी एनसीईआरटी में जितने भी सवाल दिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी सवाल इसमें छोड़ना नहीं है। सारे सवालों को बढ़िया ढंग से हल करना है, अभ्यास इन सब पर करना है। तो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। सवाल देखो, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। अगर कोई भिन्न ज्ञात करना है भाई मेरे, तो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश बटे हर जो भिन्न लिखा जाता है, तो ऊपर जो होता है उसको अंश कहते हैं, जो बटे में होता है उसको हर। यानी भिन्न बनाने के लिए तो दो चीज़ें चाहिए, एक अंश चाहिए और एक हर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर यक्स, भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अगर भिन्न का कोई सवाल आवे तो ये दो बातें आपको लिखनी है, इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर। भिन्न जानते हुए या अंश बटे हर होता है, यानी x बटे y हो जाएगा। अगर भिन्न का कोई सवाल आता है, भिन्न इस तरीके से भिन्न ज्ञात करने के लिए आता है, तो ये 3 लाइन आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बनेगा अंश बटा हर यानी x बटे y। इतनी बात आपको हर हाल में कर लेनी है। समझ पा रहे हो?
चलिए, इतना आप जब कर ले गए तो फिर काम क्या करना है, इसके बाद आपको करना है प्यारा प्यारा एक लिखना है प्रथम शर्तानुसार, लिखना है प्रथम शर्तानुसार। अब जब आप प्रथम शर्तानुसार लिख देते हो तो सवाल को पढ़ो, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। तो भिन्न अपने पास है x बटे वाई, भिन्न भाई मेरे क्या है x बटे वाई है। सवाल करा कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा खींचना, अंश में भी दो जोड़ देना है और हर में भी दो जोड़ देना है। तो कह रहा है जब अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी जैसे ही आपने अंश और हर में दो जोड़ा तुरंत इसका मान 9/11 हो जाता। बताओ कोई दिक्कत है? सवाल साफ साफ यही कह रहा था कि उसके किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ा जाए, यानी अंश में भी दो जोड़ना है और हर में भी दो जोड़ना है। और जैसे आप ये काम करते हो तुरंत भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, तो बराबर 9/11। अब इसको सरल करके समीकरण बना ले, इसके लिए आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 को 1 से आप गुणा करोगे तो 11x हो जाएगा, और 11 को 2 से गुणा करोगे तो 11 दूना 22। 9 से y में अगर आप गुणा करते हो तो 9y हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 11x लिखा रहने दीजिए, 9y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 9y प्लस का था, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, बराबर का 18 है, प्लस 22 है तो ये आपका माइनस का 22। ये समीकरण बना 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये समीकरण भाई मेरे बन गए आपका 1। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में? बोलो। ये समीकरण बन गया आपका 1। समीकरण 1 जब बन गया है तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने का मतलब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखोगे यहाँ पर? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अगर द्वितीय शर्त के अनुसार हम देखें तो द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, तो भिन्न अपने पास है भाई मेरे x बटे वाई, अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। और जैसे आप अंश हर में 3 जोड़ते हो तो उस भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ये सवाल कह रहा है अपने पास से हम नहीं लिख रहे हैं, कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश और हर में 3, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो हमने बराबर का 5/6 लिख दिया। इसमें भी वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, ये आपका 6x हो जाएगा और प्लस 6 3 18, 5 से y में गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 15, y वाले को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस का है तो ये आपका माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर का 15, प्लस का 18 है तो माइनस का 18। ये आपका समीकरण बना 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाओ तो माइनस का 3। भाई मेरे ये समीकरण आपका बन गया 2। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में? बोलो। समीकरण आपका बन गया 2। अब इसको हमें हल करना भाई मेरे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि में क्या पढ़े थे कि कोई गुणांक चाहे x का गुणांक या y का गुणांक बराबर करना होता है, x का गुणांक या y का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ x का गुणांक 6 और यहाँ x का गुणांक 11। तो अगर इस वाले समीकरणों को हम 6 से गुणा कर दें तो 11 छंग 66, और इसको 11 से गुणा कर दें तो 11 छंग 66, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो, यही तो करना। या आप चाहो इसमें ना इसे बराबर करना चाहो, y वाले को कराना चाहो तो इसको हम 9 से गुणा कर दें तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और इसको 5 से गुणा करें तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा। तो आना वही है उत्तर। तो अब चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो चाहे y के, तो किसे बराबर कर लेते हैं? चलिए x को ही बराबर करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में, अब देखो समीकरण 1 है तो इसमें 6 से गुणा करना, तो समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में, तो इसमें हम करेंगे 11 से गुणा, 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर, तो अगर गुणा करें तो समीकरण 1 में गुणा करना 6 से, तो 6 से इसमें गुणा करो 11 छंग 66 x माइनस इसमें 6 से गुणा करें तो 6 × 66 6 × 9 = 54, प्रत्येक पद में गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 × 9 = 54 और 6 × 4 = 24। ये आपका नया समीकरण बना, तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। 6 से गुणा करना था समीकरण में, तो 6 × 66 6 × 9 = 54 6 × 4 = 24।
और समीकरण 2 में 11 से गुणा करना, तो यहाँ समीकरण 2 इसमें 11, तो 11 × 66x, 11 × 5 = 55y और 11 × 3 = 33, माइनस का 33। ये समीकरण नया बना तो इसको नाम देते थे 4। अब देखो 66 दोनों बराबर है, चिन्ह बदलना तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस, ये आपका 0 हो जाएगा। 55y में से 54y घटाओगे तो आपका 1y बचेगा। 33 में से 24 घटाएंगे तो 24 और 9 33, 33 बढ़ा इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिए। तो y बराबर कुछ इस तरीके से मान निकल कर आया 9। y बराबर भाई मेरे 9 आ गया। अब जब y का मान आप निकाल लिए हो तो इस मान को कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, वैल्यू सेम आना है। लेकिन हम उस समीकरण में वैल्यू रखते हैं जहां पर सरलीकरण कम पड़े हमें, तो एक ही में चलो रख देते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में अगर रखते हैं y का मान, तो y का मान है कितना 9, ये 11x लिखा है तो पहले तो 11x उतार लेंगे हम, माइनस का 9y, 9y, y का मतलब 9 है तो 9 × 9 हो जाएगा, तो बराबर का ये हो जाएगा -4। ठीक है, देखो यहाँ 11x उतार लिया गया, -9 और इस y के जगह 9 बराबर का -4। इसको सरल करते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा 11x - 9 9 81 बराबर का -4। अगर 11x का मान निकाले तो माइनस का 4, ये -81 है तो प्लस का 81 हो जाएगा। 11x बराबर 77 और 4 81 होता है। x का अगर मान निकालें तो 77/11, 11 7 77, x बराबर 7। यहाँ देखो 11 गुणे में था तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, तो x का मान 7 आ गया। x आई y दोनों अगर ज्ञात कर लियो तो लिख देना लास्ट में आता है अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न। तो भिन्न क्या माना गया था भाई मेरे, x/y, भिन्न माना गया था x/y। x का मान 7 आया, y का मान आया 9, तो फाइनल वैल्यू हमारा निकला 7/9। यही आपका भिन्न है 7/9। क्या कोई दिक्कत है? अब कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से लैंग्वेज का सवाल आए, ये भाई 6 नंबर 8 नंबर 6 नंबर का कम से कम आना सवाल, तो रिस्क नहीं लेना है। अब उत्तर ले आए सब कुछ सही है, लेकिन उत्तर की जांच एक बार जरूर कर लिया करिए, ठीक है। चाहे आप फेर पर भी कर सकते हो या रफ पर कर लो, मन की संतुष्टि के लिए कि हमने सही किया है। अब उत्तर की जांच भाई मेरे कैसे होगा, सवाल हमने भिन्न निकाला 7/9, भिन्न आया 7/9, तो पहले शर्त में कह रहे थे कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो चलो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़ देते हैं, ये आपका हो जाएगा 7 2 9/11। यही तो सवाल कह रहा है, 9/11 हो जाता। तो जैसे हमने अंश हर में 2 जोड़ा तुरंत 9/11 बना, पहला शर्त सही बना। चाहो तो दूसरा शर्त भी आप यहाँ से बना सकते हो। दूसरा शर्त कह रहा था यह अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए। अंश में और हर में 3 जोड़ते अगर है क्या होता है, भिन्न आपका था 7/9, अंश में 3 जोड़ा गया, हर में भी 3 जोड़ा गया, तो 10/12 हुआ। सरल करेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6 आएगा, 5/6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर 100% सही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि गलत हो जाए, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 3 का 5वां, एक्सरसाइज 3.2 था। 3 का 6ठा देखते हैं। ये सवाल अगर आप जो लोग नोट करें फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो तो वहाँ उसका इसका PDF मिल जाएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे का 5वां है, तीसरे का 6ठा चलते हैं। ये भी गजब का सवाल है, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार रखना है। इसमें ये नहीं करना ये कठिन छोड़ दे या आसान इसको रट ले, पेपर कठिन आसान से नहीं, पेपर का जो दिल करता है जो पेपर सेट करने वाला अध्यापक वो दे देता है। अब कौन सा दे रहा है, आसान दे रहा है कठिन दे रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन नंबर आपका आना है, इसलिए आपको दोनों सवाल पढ़ने हैं। आसान है उसको भी तो तैयार करना है और जो बढ़िया सवाल है उसको भी तैयार करना है, कठिन तो कुछ होता ही नहीं है।
कठिन वही है जिसको आपने शिद्दत के साथ किया ना हो या आपको किसी ने अच्छे से सिखाया ना हो, वही कठिन, बाकी कठिन कुछ नहीं है। चलिए, सवाल ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो आयु का भाई मेरे कोई भी सवाल आवे, आयु से संबंधित कोई भी सवाल आवे तो आपको करना क्या, देखो सवाल पढ़ा गया तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो इसमें दो व्यक्ति, एक जैकब और उनका पुत्र है। तो सवाल को यहीं से चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और सबसे पहले आप यहीं से सवाल शुरू करें। मान लीजिए कि माना जैकब की आयु बराबर, और हमेशा प्रयास कीजिए वर्तमान आयु मानिए। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज, तो जैकब की वर्तमान आयु यानी जैकब आज जो है वो x वर्ष का है। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब इसी समय इनके पुत्र की भी आयु मान लीजिए, चूंकि लिखा है ना जैकब और उसके पुत्र, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दो काम आपको पहले से कर लेना। आयु का कोई भी सवाल आवे तो देखो उसमें कितने व्यक्ति हैं, आपको 2 ही व्यक्ति मिलेंगे, 3 का सवाल नहीं है। 2 देगा तो दोनों की अलग अलग आयु वर्तमान आयु मान लेना, इस तरीके से x और y करके। अब देखो सवाल पढ़ना अगर शुरू करें तो शुरुआत में लिखा 5 वर्ष बाद, तो भाई मेरे जैसे 5 वर्ष बाद कह दे, 5 वर्ष पश्चात कह दे, 5 वर्ष पूर्व कह दे, 5 वर्ष पहले कह, ये सारी चीजें आवे तो आप आगे सवाल को बिल्कुल मत पढ़िए। पहले यहाँ एक बात समझे, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए, ये कोई एक व्यक्ति है ए, और ये आज जो है 25 वर्ष का है, इसकी वर्तमान आयु जो है 25 वर्ष है, वर्तमान आयु 25 वर्ष है। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई मेरे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह दिया जाए या 5 वर्ष पश्चात कह दिया जाए कि कितने वर्ष का होगा। ये जो व्यक्ति ए है ये आज 5 वर्ष का है, 25 वर्ष का, सॉरी, ये आज व्यक्ति जो ए है ये 25 वर्ष का है, ठीक है। अब आपसे पूछा था कि भाई मेरे बताओ कि 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात कहा जाए, दोनों का अर्थ एक ही है, कितने वर्ष का होगा। आज अगर ये 25 वर्ष का 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 जुड़ेगा तो 25 + 5 बराबर भाई मेरे 30 वर्ष का हो जाएगा, यानी 5 साल बाद ये 30 वर्ष का आपको मिलेगा। यही अगर 5 वर्ष पूर्व कह दिया जाता, 5 वर्ष पूर्व या पहले, दोनों का अर्थ एक ही है। तो 25 वर्ष का आज है तो 5 साल पहले का पूछ रहा है, तो 25 में से 5 घटावेंगे तो 20। तो एक बात यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जब भी सवाल में पूर्व या पहले कहे तो आपको घटाना है, बाद या पश्चात कहे तो आपको जोड़ना है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। पूर्व या पहले कहे तो घटा देना है, बाद या पश्चात कहे तो जोड़ देना है, ठीक है। बाद या पश्चात कहे तो जोड़ देना है। तो यहां सवाल कर रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहीं से सवाल को शुरू करते हैं। लिखते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर। तो भाई मेरे जैकब आज x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद करा, तो भी हमने कहा कि बाद में जोड़ेंगे, x + 5 वर्ष का हो जाएगा जैकब। फिर निकालो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर। तो पुत्र आज है y वर्ष के और 5 वर्ष बाद क्या है तो y + 5 वर्ष हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से सवाल लिखना है। यही पहले कहा होता तो भी घटा, अच्छा जोड़ने घटाने जो भी काम करना वो वर्तमान आयु में से करना है। वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद क्या 5 जोड़ दिए, यही पहले कहता तो x - 5 ही लिखते हैं, ठीक है। अब सवाल को देखो, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार सवाल करा 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद ये आ गई जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद ये आ गई पुत्र की आयु। अब लैंग्वेज पढ़ो फिर से, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये जैकब की आयु है, पुत्र की आयु है। तो सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है, ये वाली आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो अगर पुत्र की आयु भी 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो ये कुछ इस तरीके से समझो। अगर हम कहें कि 45 15 का 3 गुना है, 45 15 से 3 गुना है, तो इसका भी जब 3 गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। या एक और विकल्प था, ये भाई मेरे 3 गुना है तो इसको 3 से भाग कर जाओ तो भी बराबर हो जाएगा 15 15। लेकिन भाग में मत फंसो, आप गुणा करो, वो आसान पड़ेगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, ये 3 गुना है। तो पुत्र की आयु भी अगर हम 3 गुना कर दें तो दोनों की आयु आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। वैसे भी पिता की आयु पुत्र की आयु से हमेशा ज्यादा होता है। सरल कर ले, x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 × 5 = 15। y को उधर ले हमें तो x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा। ये समीकरण बन गया आपका 1। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया आपका x - 3y बराबर 10। कोई दिक्कत हो बताओ फिर। अब अगर अगले आगे देखें, यहाँ कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो आगे मत पढ़े, बस यहीं रुक जाइए। अब यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व आयु निकाल लीजिए दोनों की। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, दोनों की निकालेंगे। जैकब की आयु बराबर, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है भाई, x वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा तो 5 इसमें हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा x - 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की भी आयु निकालेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु देखें तो पुत्र आज है y वर्ष के, और 5 वर्ष पूर्व करा तो 5 इसमें माइनस कर देंगे तो y - 5 वर्ष आ जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो गई y - 5 वर्ष। लिखेंगे अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में चला जाए आप। अब सवाल को देखो, ये 5 वर्ष पूर्व इनके पिता की आयु है, इन जैकब की आयु है, और 5 वर्ष पूर्व इनके पुत्र की आयु है। अब सवाल को पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु, ये आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना है। भाई मेरे ये 7 गुना है, तो पुत्र की आयु का भी अगर 7 गुना कर दे तो दोनों आयु आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर कहें यह 70 है या 10 है, 70 10 से 7 गुना है, तो इसका अगर 7 गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो इसी तरीके से सवाल में था कि जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 7 गुनी है, ये 7 गुना है, तो पुत्र का भी आयु अगर 7 गुना कर दे तो दोनों आयु आपस में क्या हो जाए, बराबर। यही काम किए यहाँ पर। अब इसे हल करना है तो x - 5 बराबर, ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो 7y - 7 × 5 = 35, y को उठा लो इधर तो x - 7y हो जाएगा, माइनस का 35, ये -5 हो तो आपका +5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से समीकरण बना, x - 7y बराबर -30। ये समीकरण बन गया आपका 2। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान लिखा है, ये थोड़ा गलत लिखा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, कौन सी आयु, वर्तमान आयु। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कौन सी आयु निकालना है भाई मेरे, वर्तमान आयु। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। पहला समीकरण x - 3y बराबर 10 लिखा था। अब देखते हैं क्या है, इस सवाल में बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि x के गुणांक बराबर है। आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। जब बराबर नहीं करना तो सवाल आसान हो गया। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तभी ये शून्य बनेगा।
घटाने पर, और ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस, ये सरल हो गया। माइनस का 7y प्लस 3y, ये सरल होगा तो 7 में से 3 जाएगा 4y। लेकिन खास बात यह है कि 7 और 3 में 7 बढ़ा, इसके आगे माइनस, तो माइनस का 4y बचेगा। यहाँ देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 10 है, तो ये अब दोनों समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा। तो y बराबर कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस का 40 बटे माइनस का 4, 4 एक कम 4, 4 दाम 40, तो फाइनल वैल्यू y की आ गई 10। y की वैल्यू आ गई 10। जब y का मान निकाल लिए हैं तो इसको उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख दे तो x का मान आ जाए। तो एक हम चलो रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो x माइनस 3 y लिख दिया है, तो x माइनस 3 और y के जगह पर 10 लिखेंगे और बराबर का है 10, तो x माइनस ये 3 दाम 30 बराबर का 10, x का बराबर आ जाएगा 10, ये माइनस 30 है तो प्लस 30 हो जाएगा। भाई मेरे ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, ये इसमें आपको एक्सपर्ट होना है, और एक्सपर्ट तब हो पाएंगे जब उस पर आप अभ्यास करोगे तब। तो देखो भाई मेरे x y दोनों वैल्यू निकल आया है, तो बस यही बात था, लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, अतः जैकब की वर्तमान आयु, अब जैकब की वर्तमान आयु क्या माना गया था x, और तो x का माना है 40, तो 40 वर्ष लिख देंगे। जैकब की वर्तमान आयु क्या लिख देंगे, 40 वर्ष। ठीक, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, अगर पुत्र के वर्तमान आयु की बात किया जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु मानी गई थी y वर्ष, y का माना है 10 वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा 10 वर्ष। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये सारे सवाल 6-6 नंबर के भाई मेरे आते हैं, ठीक है। तो अब रही बात चेक करने की कि ये सवाल जो हम किए हैं सही किए हैं कि गलत किए हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, जो सवाल करा है उसी पर चेक कर लेते हैं। देखो पिता की आयु है 40 साल और इनके पुत्र की आयु है 10 साल, तो सवाल कह रहा है कि जब हम 5 वर्ष पहले बाद देखते हैं तो भाई मेरे 5 वर्ष बाद अगर करें तो ये 45 वर्ष के हो जाएंगे, और 5 वर्ष बाद इनको देखा जाए तो इनका पुत्र 15 साल का हो जाएगा। तो कह रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, देखो 15 का 3 गुना 45, तो पहला वाला शर्त तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो जैकब हैं कितने साल के, 40 साल के हैं, और पुत्र है 10 साल का। 5 वर्ष पूर्व करा तो जैकब 5 वर्ष पूर्व देखा जाए तो 35 साल के हो जाएंगे, तो पुत्र इनका 5 साल का हो जाएगा। तो ये देखो 7 गुना 5 सत्ते 35, यही बात है, इसमें आपको घुमाना था। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। 3.2 के सारे सवाल आपके भाई मेरे समाप्त हो गए। 3.2 के सारे सवाल आपके समाप्त हो चुके हैं। 3.2 समाप्त हो चुका है, तो पढ़ना है 3.3। 3.3 का जो सवाल है 3.3 का, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से भाई मेरे, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि तो आपको करवा चुके हैं, चलिए लेकिन एक्सरसाइज में जब आ रहा है तो देख लेते हैं इससे भी। लिखेंगे सबसे पहले हल, और समीकरण को आप नोट कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण भाई मेरे लिखा 2x माइनस 3y बराबर का 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। और इसको बाबू हल करना है विलोपन विधि से, और विलोपन विधि पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर जो आज नए नए पढ़ रहे हैं वो सुन ले ध्यान से। विलोपन विधि में क्या होता है कि आप x का पद या y का पद आपको विलुप्त करना है, कोई एक पद पहले ही बार में। अब कोई पद भाई मेरे विलुप्त तब होता है जब उसका अंकीय मान बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो। सपोज करो हमें x का पद विलुप्त करना है, तो x का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, तो ये गुणांक बराबर होगा, तभी हम कुछ सोच सकते हैं कि ये विलुप्त हो सकता है। अब यहाँ बराबर नहीं तो इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ देखो आपका 1x लिखा है, यहाँ 2x, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2x बन जाएगा। यही लिखना है आपको। क्या समीकरण 1 में
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अगर आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हो तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y और बराबर 2 पंचे 10। नया समीकरण बन गया आपका ये 3। समीकरण 2 इसके नीचे लिख लीजिए, तो 2x माइनस का 3y बराबर का 4। ये समीकरण आपका है 2। अब देखो गुणांक जिसका बराबर के उसी पद का चिन्ह देखेंगे तो दोनों जगह प्लस प्लस है तो कटेगा ही नहीं, यहाँ लिखोगे घटाने पर। घटाने पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि तब चिन्ह बदल जाता है। ये सरल हो गया, माइनस प्लस का 2y प्लस का 3y, जबकि प्लस का 5y, 10 प्लस में है 4 माइनस में, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, तो y बराबर बाबू कुछ वैल्यू 6/5 आएगा। अगर डाटा सही है तो उत्तर सही है, लेकिन इस तरीके से बटे वटे में फर्जी का सवाल नहीं आना चाहिए। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 3x, 5y बराबर 10 में से 4 गए 6, तो ये y का मान 6/5 आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, y का मान दिया 6/5 और बराबर का लिखा है 5, तो x बराबर मान निकलेगा 5, ये प्लस का है तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। सरल करेंगे तो x बराबर एलसीएम लेंगे 5, 25 माइनस 6, x बराबर 25 में से 6 घटाओ 19/5, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, अतः अभीष्ट हल, अभीष्ट हल जो होगा वो लिखा जाएगा x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। 6/5 लिखा है, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं सारी बातें आपके समाज में अच्छे से आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्यारे प्यारे आप कमेंट कर दे और एप्लीकेशन भाई मेरे डाउनलोड कर लीजिए। सभी भाइयों को जय हिंद।